जीवन रक्षा योजना आपको पता है कि ये 10,000 रुपए देते हैं गंभीर घायल हो गया है उसको हॉस्पिटल पहुंचाने तक के लिए, और यदि सामान्य रूप से घायल है तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चला कौन रहा है इसे? तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। पैसा कहां से दिया जाएगा? सड़क सुरक्षा कोष वाले से। ये पहले भी चल रही थी, चिरंजीवी सुरक्षा योजना के नाम से थी, दुर्घटना जीवन सुरक्षा योजना के नाम से थी, उसमें 5,000 रुपए मिल रहे थे, अभी 10,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अपन देखी थी। उसके बाद डिजिटल हेल्थ मिशन 14 अगस्त से शुरू हुआ था, जिसमें कि आभा आईडी वगैरह बनाई जाएगी, और आभा आईडी बनाने में राजस्थान जो 7वें स्थान पर है अभी। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था माँ वाउचर योजना, जिसमें कि सोनोग्राफी करवा सकते हैं दूसरी और तीसरी तिमाही के अंदर, और इसमें हमने देखा था कब शुरू हुई थी ये, तो 8 मार्च को, महिला दिवस होता है 8 मार्च को 2024, 3 जिलों से शुरू हुई थी, 12 भरतपुर और फलोदी, और अभी पूरे राजस्थान में होगी कब से? 8 अगस्त 2024 से। ठीक है, निःशुल्क, और सरकारी में भी हो सकता है, निजी में भी हो सकता है। निजी में उनमें होगा जो कि जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन राजस्थान पॉलिसी जो कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए थी, राजस्थान के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जाए उसके लिए थी। जन पोषण के अंदर हमने देखा था फेयर प्राइस जो शॉप होती है वहां पर कुछ दूसरी चीजें भी रखी जा सकती है। 50% न्यूट्रिशियस फूड वाला होना चाहिए, 50% अदर प्रोडक्ट हो सकते हैं। 60 FPS पर ये शुरू की गई है 4 राज्यों के अंदर, राजस्थान, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश। राजस्थान में कहा शुरू हुई है? नाथावाला। ठीक है, नाथी का बड़ा थोड़ी जो सब कुछ मिल जाएगा, नाथावाला के अंदर, शाहपुरा के अंदर। ठीक है, और केंद्रीय खाद्य मंत्री है उनके द्वारा शुरू किया गया, 20 अगस्त को ये शुरू की गई थी। ये हो गया। उसके बाद में लाडो प्रोत्साहन योजना हमने देखा था 1 तारीख से शुरू हुई है, 1 अगस्त 2024 से 7 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 1 लाख रुपए मिलते हैं। उसी को मिलेंगे जो कि माँ है वो राजस्थान की हो और उसका जन्म जो है वो जननी शिशु सुरक्षा वाले प्राइवेट हॉस्पिटल से या फिर जो है वो सरकारी हॉस्पिटल से हो, वहीं पर मिलेंगे। 21 वर्ष तक होने तक लड़की को जो है वो टोटल 7 इंस्टॉलमेंट के अंदर 1 लाख रुपए। पहली इंस्टॉलमेंट 2500 रुपए की थी जन्म होने पर, उसके बाद 2500 रुपए की 1 साल और वैक्सीनेशन, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपए की जो पहली क्लास में एडमिशन ले ली उसके लिए, चौथी इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए की छठी क्लास के लिए, और 5 इंस्टॉलमेंट 11,000 रुपए की 10वीं क्लास के लिए, छठी इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपए की 12वीं क्लास के लिए, 7 इंस्टॉलमेंट 25। स्वास्थ्य आपके द्वार बालोत्रा में एक बाल विवाह का नहीं होगा तो मच्छरों का बाल बांका हो गया। यहाँ पर मच्छरों के खिलाफ एक तरीके से बयान चलाया गया। कहां पर? बालोत्रा में। श्री कृष्ण गमन पथ जो है वो श्री कृष्ण टूरिस्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जो कि उनकी जन्मस्थली है कौन सी? मथुरा से लेकर उनकी जो शिक्षा स्थली है उज्जैन, वहां तक राजस्थान के 6 जिलों से होकर ये जाती है, भरतपुर, दीग, करौली, बूंदी, कोटा और झालावाड़। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर इसे कर रही है। कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त के मौके पर इसका जो वो शुभारंभ किया गया। किसान साथी ऐप ये क्या था? तो धौलपुर के पार्वती सिंचाई परियोजना से कितना क्या जल आया उस सबकी इन्फॉर्मेशन ये देगा। अटल भूजल योजना हमने कहा था ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए है, वर्ल्ड बैंक इसमें 50% का सहयोग कर रहा है, भारत सरकार भी सहयोग कर रही है, और राजस्थान के 17 जिलों के अंदर चल रहा है। अभी खबर ये थी कि राजस्थान जो इस योजना में तीसरे नंबर पर आगे से इंप्लीमेंट करने के मामले में। अटल प्रगति पथ योजना 10,000 से अधिक बड़े जो आबादी वाले गांव है उनके अंदर होगा, और 1 से 3 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। साइबर सुरक्षा को लेकर एक तो आपके सर्ट इन बना है जिसमें स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस टीम हो गया, और एक आपके जोधपुर के अंदर केंद्र बन गया, एक हनी पॉट सेंसर आपको याद आ रहा है जिसके अंदर हमने कहा था कि अट्रैक्ट किया जाएगा, और एक आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर झालाना जयपुर के अंदर बना है। घरेलू राशन अभियान से आप जो खूब परेशान थे तो वो 7 अगस्त को दूदू के अंदर, एक बटूनी है दूदू के अंदर, मौजमाबाद के अंदर शुरू किया गया था। 2 करोड़ का पौधे मातृवन स्मृति वन की तर्ज पर, जैसे जयपुर के अंदर स्मृति वन है वैसे हर जिले के अंदर ऐसे मातृवन जो स्थापित किए जाएंगे, जहां पर की जो भी वृक्ष प्रेमी है उनके 51 लाख वृक्ष प्रेमियों को राजस्थान जियो ट्री ऐप के नाम से जो है उससे प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, और 2000 वन मित्र लगाए जाएंगे, और ये जो मातृवन होगा इसकी संरक्षक की जिम्मेदारी किसी रिटायर्ड ऑफिसर को दी जाएगी। दूदू से इसका जो शुभारंभ किया गया। नेत्र ज्योति अभियान तो आंखों की चेकअप वगैरह करवाया जाएगा। कहां पर है? भीलवाड़ा जिला कलेक्टर के द्वारा। ऑपरेशन उल्लास तो घर में उल्लास हुआ, क्यों? क्योंकि जो गुमशुदा बच्चा था वो वापस मिल गया, यानी कि राजस्थान पुलिस के द्वारा। युवक अभियान तो भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो फायदे मिल रहे हैं उसको प्लीज छोड़ दो, तो ये खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा। मिशन मधुहारी तो मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज के लिए है, इसे चिकित्सा विभाग और क्लिंटन फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। कंज्यूमर केयर अभियान उपभोक्ता मामला विभाग का है, जिसमें कि वो डब्बा भी तोल देते हैं उसके लिए था। शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है, तो ये अपन ने अभियान देखे थे, और फिर हमने कुछ चर्चित स्थान जो वो देखे थे। किशनगढ़ के अंदर अवियाना एविएशन एकेडमी थी जो कि फ्लाइंग सेंटर के रूप में। जोधपुर में राई का बाग रेलवे जो स्टेशन था, राई का अलग अलग था, उसको एक कर दिया। बालोत्रा के अंदर हमने देखा था मच्छरों के खिलाफ स्वास्थ्य दल के द्वारा। डूंगरपुर में मातू गामड़ापाल देवल रोहनवाड़ा खानमीन के अंदर ये क्रोमियम और निकल की खोज हुई है। उदयपुर के अंदर कैक्टस गार्डन देखा था अपन ने। अजमेर के अंदर वो तिरंगा वोकेथॉन जो कि देखा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दौसा के अंदर झारेड़ा ग्राम पंचायत थी, वहां पर जो जल है वो आत्मनिर्भर बन गया, यानी कि वाटर को कंजर्व करना, वो सब चीजें हुई। इसके लिए विप्र गोयल को अवार्ड जो मिला। भरतपुर के अंदर खानुआ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, और जयपुर के अंदर ये 2 बातें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, या आई थिंक यहाँ तक की बातें जो हमने पढ़ ली थी, इसके आगे की राजस्थान की बातें पढ़नी है। ठीक है, तो राजस्थान की बातों को कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद इंडिया वाली पे चलेंगे। इसके अंदर जिसको ये अवार्ड मिला है तमिलनाडु को, है ना, लेकिन राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो जो है वो जागरूकता के लिए, और दूसरा एक एनजीओ को मिला है जो कि राजस्थान का है, जयपुर का है, मोहन फाउंडेशन, जिसको बेस्ट सपोर्टिव एनजीओ के रूप में ये अवार्ड जो वो मिले हैं। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर देखा। उसके बाद साहित्य श्री सम्मान, देखो ये कुछ एक अवार्ड्स हैं जो कि आपको रटने ही पड़ेंगे, जब अवार्ड है वो अलग है। यहाँ पर हम जिसकी बात करें वो है साहित्य श्री सम्मान अवार्ड। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये जो है वो हिंदी भाषा के लिए राष्ट्र भाषा हिंदी प्रचार समिति है। हमारे संविधान के आर्टिकल 351 के अंदर कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को काम करना है। तो एक समिति बना रखी है जिसका नाम क्या है? राष्ट्र भाषा हिंदी प्रचार समिति।
ये साहित्य अकेडमी अवार्ड से अलग है, इस बात को बहुत ध्यान से नोट कर लेना। तो ये है राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा संस्था का इसमें सर्वोच्च जो सम्मान है वो है साहित्य श्री सम्मान, ठीक है, जो की हेडिंग भी है साहित्य श्री सम्मान। लेकिन राजस्थान के लोगों को 2-3 अवार्ड मिले, वो अपन देखेंगे, पर सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो है साहित्य श्री सम्मान, जो कि अजमेर के उपन्यासकार है प्रफुल्ल प्रभाकर जी, उनको दिया गया। अजमेर के उपन्यासकार कौन है? प्रफुल्ल प्रभाकर जी, उनको यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा प्रबोध कुमार जो है जयपुर के, इनको इसी के अंदर एक और अवार्ड है हिंदी सृजन पुरस्कार, वो दिया गया। और उसकी उनके उपन्यास का नाम है टापुओं पर पिकनिक। क्या नाम है? टापुओं पर पिकनिक। तो आप इसको तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जयपुर जहाँ लोग पिकनिक बनाने या लोग घूमने सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं? जयपुर में ही जाते हैं राजस्थान के अंदर। तो टापुओं पर पिकनिक किसे मिला है? प्रबोध कुमार जी को। तो यहाँ पर हमने साहित्य श्री अवार्ड के अंदर 2 अवार्ड देखे। देखो इन सबको अपने को रटते हुए चलना पड़ेगा, इसका कोई अपने पास में इलाज नहीं है कि आप इसको समझा दो, समझाने जैसा इसमें कुछ खास है नहीं। अपन इसको बस बार बार बोल बोल के और कोई इस तरीके से ट्रिक बिठा बिठा के याद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तुमने कौन सा देख लिया सर? साहित्य श्री सम्मान। पहली बात ये अवार्ड देता कौन है? तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के द्वारा कौन से 2 अवार्ड दिए गए? एक तो दिया गया है साहित्य श्री अवार्ड, ठीक है, किसे दिया गया है? अजमेर के हैं प्रफुल्ल कुमार। कौन है? अजमेर के प्रफुल्ल कुमार, ठीक है। और एक आपके दिए गए हैं जयपुर के हैं, जिनका नाम है प्रबोध कुमार। और इनको कौन से उपन्यास के लिए? तो टापुओं पर पिकनिक। इनकी अवार्ड का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य सर्जन। और इनका नाम क्या है? साहित्य श्री। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा इनका? साहित्य श्री। इससे पहले और कौन से अवार्ड देखे? ऑर्गन डोनेशन के अंदर। ऑर्गन डोनेशन के अंदर 2 अवार्ड, एक जागरूकता के लिए, ये किसे मिला है? राजस्थान को। एक कौन से फाउंडेशन को? मोहन फाउंडेशन को। कहाँ का है ये? जयपुर का। इससे पहले कौन से देखे? 2 शिक्षक को, एक हुकमचंद चौधरी जो कि कहाँ के हैं? बीकानेर के, और एक आपके पदमपुर के बलजिंदर सिंह, उनको ये अवार्ड जो वो मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं। हमने कहा जी एक तो है कि वन और वन्य जीव दोनों की सुरक्षा करने का काम किया हो, एक है जो कि वनों के लिए हो और एक है जो कि वन्य जीवों के लिए हो। आपको लास्ट वाले याद रखने हो तो मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा। मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा यहाँ पर कौन थे? जैन साहब, पवन कुमार जैन साहब, ठीक है। और यदि हम दोनों की बात करें तो उदयपुर की सती की चोरी, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये याद रखना है। तो हमें थोड़ा सा और ऊपर चले तो बीकानेर के अभिलाषा सिक्कर और बच्चू सिंह, श्याम सुंदर पालीवाल और नारायण लाल कुमावत। इधर की तरफ आते हैं तो गजेंद्र सिंह मांझी, पदक सिंह राठौड़ और मोहित शर्मा, दिव्या शर्मा, ठीक है। याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। सहकार महर्षि अवार्ड, ये आपके राजस्थान के जो नए राज्यपाल हैं, कौन है? हरिकिशन राव बागड़े, उनको हरिबाबू बागड़े, उनको दिया गया है। ये महाराष्ट्र के अंदर अवार्ड दिया जाता है। छत्रपति संभाजी जो नगर है जहां की वो मूलतः है, हमने पढ़ा था राज्यपाल जी के बारे में कि ये कहां से है, तो हमने कहा था ये महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र में भी कहां से? छत्रपति जी संभाजी नगर, वहां से है ना। और ये महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनको अवार्ड मिला है कौन सा? सहकार महर्षि अवार्ड। कौन सा अवार्ड? सहकार महर्षि अवार्ड। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है उसको NIRF, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है, उसके अंदर 29वां स्थान मिला है फार्मेसी श्रेणी के अंदर। तो ये NIRF जो वो हर साल एक इंडेक्स निकालती है जिसमें अलग अलग हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन से अच्छे परफॉर्मेंस कर रही है, अलग अलग श्रेणियों में निकाली जाती है। एक जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छा काम कर रही है, एक जो कि आपके ओवरऑल एजुकेशन के अंदर अच्छा काम कर रही है, एक फार्मेसी के अंदर अच्छा काम कर रही है। तो फार्मेसी वाली के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को 29वां स्थान यहाँ पर मिला है। तो CUIR को NIRF फार्मेसी में दूसरे वर्ष मिला 29, पिछले साल भी जो इनको इसमें रैंकिंग जो मिली थी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपके। राजस्थान पुलिस पदक राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। देखो पुलिस जो किसके अंडर में आती है? राजस्थान सरकार के, जो भी राज्य सरकार उसके कंट्रोल में। लेकिन कानून व्यवस्था ओवरऑल देश की किसके कंट्रोल में आती है? ओवरऑल देश की बात करें तो गृह मंत्री के। तो गृह मंत्री जो है वो भी अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हैं कि राज्य की जो पुलिस है उनको भी समय समय पर सम्मानित किया जाए, ताकि वो एक उनके मन में एक मोटिवेशन जो रहे। तो बस उसी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह अवार्ड जो दिया गया राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को, स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर, दोनों महिलाओं को, स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर। 15 अगस्त 2024 को ये अवार्ड मिला। इसके साथ साथ अगले साल का अवार्ड भी घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी 2025 को जो मिलेगा वो किसे मिलेगा? VK सिंह। आपके जो SI के अंदर ये पूरा जो मामला चल रहा है, SOG को जो लीड कर रहे हैं पेपर लीक वाले मामले के अंदर, वो कौन है? VK सिंह। तो VK सिंह जी को ये अवार्ड मिलेगा अगले साल 26 जनवरी 2025। इस बार ये अवार्ड किसे मिला है? स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर। कौन सा अवार्ड की बात कर रहे हैं हम? प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल अवार्ड, ठीक है। स्मिता श्रीवास्तव है, विनीता ठाकुर जी हैं। विनीता ठाकुर जी को और स्मिता श्रीवास्तव जी को कौन सा अवार्ड मिला है? ये राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। अगले साल किसे दिया जाएगा? VK सिंह को दिया जाएगा।
एनआईए जो है आपके जयपुर के अंदर, ये जो जोरावर सिंह गेट है वहां पर आप आमेर की तरफ जाते हो तो एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक आता है। अपनी ये लगा लो, आयुर्वेदिक के मामले में पूरे भारत में पहली रैंक पर कोई अच्छा कोई सरकारी संस्थान चलता है तो एनआईए चलता है। तो उस एनआईए को हिंदी भाषा का अच्छा प्रयोग करने के लिए एक अवार्ड दिया गया। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग के लिए यह अवार्ड दिया गया नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कोई महत्वपूर्ण समिति नहीं है, पर ध्यान रखना हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए अवार्ड दिया गया एनआईए जयपुर, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक, ठीक है। कोर्ट को कौन सा अवार्ड दिया गया? प्लेटिनम अवार्ड। कौन से प्रोग्राम के अंदर? कोई एक्सीड ग्रीन फ्यूचर अवार्ड था हैदराबाद के अंदर, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा दिया गया। उसके बाद एनआईए को हिंदी भाषा के अच्छे प्रयोग के लिए किसके द्वारा दिया गया? समिति इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही लो प्रोफाइल समिति है। उसके बाद राष्ट्रपति पुलिस पदक समिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर को अगले वर्ष किसे दिया जाएगा? वीके सिंह जी को दिया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है उसे एनआईआरएफ की 29वीं जो एक प्रकार से फार्मेसी के अंदर रैंकिंग प्राप्त हुई है। सहकार महर्षि अवार्ड ये आपके राज्यपाल साहब को दिया गया है। उसके बाद में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में, एक तो दोनों को, वन विकास और वन्य जीव, उसमें तो उदयपुर की सती की चोरी जो प्रबंध समिति उसको, और उसके बाद में फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए लास्ट वाला याद रखना है पवन कुमार जैन। उससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अभिलाषा सिंह और बच्चू सिंह। उसके बाद और ऊपर चलते हैं श्याम सुंदर पालीवाल और उसके ऊपर चलते हैं नारायण लाल कुमावत। इधर की तरफ आते हैं वन्य जीवों में सबसे लास्ट वाला याद रखना है मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा। उससे ऊपर चलते हैं पदम सिंह राठौड़, ऊपर उससे ऊपर चलते हैं तो मांझी साहब है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 अवार्ड देखे। साहित्य श्री सम्मान अवार्ड पहली बात देता कौन है? राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति जो उसके द्वारा दिया जाता है। और किन किन को मिला है? तो हमने कहा 2 अवार्ड होते हैं। सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो तो है साहित्य श्री, जो कि जयपुर के प्रफुल्ल कुमार को, प्रफुल्ल हो गए, उनको मिला है, और अजमेर के प्रफुल्ल कुमार को। और जो एक और है हिंदी सृजन साहित्य अवार्ड वो मिला है जयपुर के प्रबोध कुमार को। उनके उपन्यास का नाम क्या है? टापुओं पर पिकनिक। उसके बाद अंगदान के अंदर हमने देखा 2 अवार्ड, एक तो आईसी यानी कि जागरूकता के लिए वो राजस्थान को मिला है, एक मोहन फाउंडेशन है जयपुर का उसे अवार्ड मिला है, और एक 2 शिक्षक हमने देखे, एक तो बीकानेर के जो है हुक्म सिंह चौधरी और पदमपुर के हैं बलजिंदर सिंह। तो ये हमने 9 अवार्ड देखे। लेकिन सबको देखो कलेक्टिवली एक साथ लिख लेने से आपके इनके ये नाम आप जानते हो, बेअंत सिंह जी के पोते जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और उनकी हत्या जो कर दी गई थी। कांग्रेस के अंदर थे काफी लंबे समय थे, लुधियाना के अंदर ये लुधियाना से जीत के आते थे, एमपी बनते थे। इस बार बीजेपी ने टिकट दिया, बीजेपी पार्टी में आगे, पहले कांग्रेस से थे, इस बार बीजेपी पार्टी में आगे। अपने राष्ट्रवादी विचारों के लिए, नेशनलिस्ट जो इनके थॉट्स है उसके लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी 2 नेता वहां के थे पंजाब के जो हमेशा राष्ट्रवादी प्रकार की बातें हमेशा करते रहते थे। कुछ लोगों को उससे सही लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये हमारे व्यूज के अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं। एक तो अमरिंदर सिंह थे, अमरिंदर सिंह बीजेपी में आगे, और एक रवनीत सिंह बिट्टू। इनको बीजेपी ने लुधियाना से टिकट दिया लेकिन बहुत थोड़े से मार्जिन से इस बार जो ये हार गए। अब बीजेपी को चाहिए था कोई एक सिख चेहरा भी हो, कोई एक पंजाब से उनका रिप्रेजेंटेटिव भी हो, क्योंकि पंजाब में उनका खाता भी नहीं खुला, तो पंजाब से उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी हो, इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू को यहाँ पर मंत्री बना दिया गया। अब मंत्री बनाने के लिए हमारे यहाँ पर क्या शर्त है? 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबर पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, है ना। ये मेंबर पार्लियामेंट थे नहीं, जीत के गए नहीं थे, तो 6 महीने के अंदर आपको मेंबर पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। तो राजस्थान से इनको चुना गया है ना। राजस्थान की कौन सी सीट से? तो सर राज्यसभा के अंदर ऐसी कोई सीट नहीं होती, उसमें उनका एक स्टेट होता है। राजस्थान से 10 राज्यसभा सांसद जा सकते हैं, तो राजस्थान से जो चुना गया, राजस्थान से शायद पहले केसी वेणुगोपाल थे, केसी वेणुगोपाल। अब केसी वेणुगोपाल जो है आपको बताओ कांग्रेस के नेता है केसी वेणुगोपाल, इनको लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया गया केसी वेणुगोपाल को। पहले केसी वेणुगोपाल थे, कांग्रेस के बड़े नेता है, आजकल राहुल गांधी के बहुत ज्यादा करीबी हैं। वो पहले राज्यसभा से गए हुए थे राजस्थान से, और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो केरल से लोकसभा एमपी के रूप में जीत लिए गए। अब जब केरल से लोकसभा एमपी जीत लिए गए तो वो राज्यसभा वाली सीट एक सीट रख सकते हैं, तो राज्यसभा वाली राजस्थान वाली सीट क्या होगी? खाली होगी। अब वो खाली होगी तो वहां से वहां से बीजेपी ने किसे भेज दिया? रवनीत सिंह जी बिट्टू को भेज दिया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। वर्तमान में राजस्थान से 10 राज्यसभा सांसद है, 5 बीजेपी के और 5 कांग्रेस के हैं। ये रवनीत सिंह जी बिट्टू बेअंत सिंह जी के पोते। ओम प्रकाश माथुर बात कर चुके हैं, सिक्किम के राज्यपाल बने, 18वें राज्यपाल बने हैं सिक्किम के, और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। बीजेपी पार्टी की तरफ से एक संगठन के सदस्य माने, संगठन के बड़े नेता माने जाते हैं ओम प्रकाश माथुर। बीच में से तो लगातार ये बात चलती रहती थी ओम जी भाई साहब को जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे वो, और अभी उनको सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में चुना गया, अपॉइंट किया गया, ठीक है। पाली जिले के मूल रूप से कहां से है? राजस्थान के पाली जिले के पालना गांव से आते हैं, ध्यान रखना। ये देखो माथुर जो साल 2008 से 9 तक बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, और इसके अलावा 2016 से 2022 तक इनका एक अंतिम कार्यकाल था। 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, ये ध्यान रखना। ओम प्रकाश माथुर जी जो वो 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, एक आपके 2008 से 9 तक बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी इनको कहां का राज्यपाल बनाया हुआ है? सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में काम करेंगे ओम प्रकाश माथुर। गुलाब चंद जी कटारिया को अपन जानते हैं, असम के राज्यपाल थे, लेकिन अब उनको बुला लिया गया, और पंजाब और एक आपके चंडीगढ़, पंजाब का तो राज्यपाल बना दिया गया, चंडीगढ़ का प्रशासक बना दिया गया। ये अपन ने दूसरे उसके अंदर भी देखा था। पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? सोच के बताओ। बिल्कुल आपको ठीक याद आ रहा है, कांग्रेस के टीकाराम जूली। और उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? डिप्टी जो आपके लीडर ऑपोजिशन है वो कौन है? बिल्कुल रामकेश मीणा, आपने पढ़ा था, ठीक है। 1977 में पहली बार चुनाव लड़ा, उदयपुर शहर से गुलाब सिंह कटारिया जी उदयपुर से, तो वहीं से चुनाव जीते रहे, और ठीक है। 2023 में इनको असम का राज्यपाल बनाया गया था, और असम से वापस कहां भेज दिया गया? पंजाब, और इसके साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक बना दिया गया। हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये भी अपन बात कर चुके हैं, 45वें राज्यपाल बने, महाराष्ट्र से आते हैं, छत्रपति संभाजीनगर से, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया। तो ये 3 नेताओं के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा।
दिनेश कुमार जो आपके राजस्व मंडल है उनके जो अध्यक्ष थे आपके राजेश्वर सिंह जी, तो उनकी बजाय अब उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, रिटायर्ड हो गया वो, तो उनकी जगह पर किसे बनाया गया? दिनेश कुमार। हालांकि ये स्थायी अध्यक्ष नहीं है, ये एक प्रकार से कार्यवाहक अध्यक्ष ही है, राजस्व मंडल के पूर्व अध्यक्ष के राजेश्वर सिंह जी की जगह पर इनको लगाया गया, अतिरिक्त प्रभार एक तरीके से इन्होंने संभाला है। ठीक है, इन्होंने दिनेश कुमार, तो ये मेरे हिसाब से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में फिर से चेंज हो जाएंगे। स्थायी अध्यक्ष तो चाहिए राजस्व मंडल का, तो पहले कौन थे? के राजेश्वर सिंह जी। कैलाश चंद मीणा, तो इनको आरपीएससी का अध्यक्ष बना दिया गया, ये भी वही बात है, कार्यवाहक अध्यक्ष है। ये मेंबर थे कैलाश चंद मीणा, जो वो आरपीएससी के मेंबर है। आपको आरपीएससी के मेंबर वगैरह थोड़े वैसे भी पता होने चाहिए, क्या थी ये भी थोड़ा अपडेट कर लेना वाले। मंजू मेहता जो है कहाँ की थी? जयपुर की। इनको केंद्रीय संगीत नाटक अवार्ड भी मिला हुआ है, इनको तानसेन पुरस्कार मिला हुआ है, तो इनको कई सारे ऐसे अवार्ड मिले हुए हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये कौन से फील्ड से है? सितार वादक है, ध्यान रखना। कहाँ की है? जयपुर की। कौन, नाम क्या है? मंजू मेहता, है ना। और कौन कौन से अवार्ड मिले? तानसेन पुरस्कार इनको मिला हुआ है, केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिला हुआ है, भट्ट परिवार से ही आते हैं। ठीक है, तो ये अपन कह रहे थे कि भाई मंजू मेहता सितार वादक है और भट्ट परिवार से इनको शिक्षा मिली है। दो मुख्य अवार्ड देखे, तानसेन पुरस्कार, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना मंजू मेहता का संबंध किससे है? तो सितार वादक है, ये ध्यान रखना बस। तो ये अपन ने बात की अवार्ड्स की, तो 10 अवार्ड्स, सॉरी 10 पर्सनैलिटी की अपन ने बात की। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये अच्छे से याद होंगे। आगे चलते हैं विविध को लेकर, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स राजस्थान के अंदर चलाए गए, वो सारी बातें करते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र के अंदर 4 ज्वाइंट वेंचर स्थापित किए गए। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? पहले तो ये सुन लो। ज्वाइंट वेंचर मतलब कि सरकार और किसी प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर आपस में ऐसा कोई नई एक कंपनी बनाते हैं, उसको अपन ज्वाइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान जो है आपको पता है एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इवन जो एसडीजी गोल होते हैं उसमें 7वां जो गोल है वो एनर्जी, उसमें राजस्थान ने 100 में से 100 स्कोर प्राप्त किया, जो नीति आयोग वाली इंडेक्स थी। और अचीवर कैटेगरी में एक ही जो स्टेट था। तो देखिए ऊर्जा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे हम इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए इस साल जो 1.34 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा और ऐसे 4 ज्वाइंट वेंचर बनाए गए। क्या क्या होगा, कहां पर क्या बनेगा? सबसे पहले काली सिंध तापीय परियोजना झालावाड़ के अंदर 800 मेगावाट की, ये कोल इंडिया और आपके आरवीयूएनएल जो है उसके बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ है। कोल इंडिया और आरवीयूएनएल, इसके द्वारा 2 काम किए जाएंगे। एक तो झालावाड़ के अंदर काली सिंध तापीय परियोजना पर 800 मेगावाट के एक तरीके से प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा 2000 से 2500 मेगावाट की सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आधारित परियोजना लगेगी। कहां पर लगेगी वो भी तय होना बाकी है। तो कोल इंडिया और आरवीयूएनएल का एक तो 2000 से 2500 मेगावाट की सोलर एनर्जी वाला, और एक जो है 800 मेगावाट का आपके काली सिंध तापीय परियोजना झालावाड़ के अंदर। एक एनटीपीसी के साथ में हुआ है, इसमें 25,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, रिन्यूएबल एनर्जी कोई प्रोजेक्ट लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मतलब वही सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसके साथ में तो 25,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, है ना। कौन कौन? एनटीपीसी और आरवीयूएनएल। एक है ये जितनी भी बिजली वगैरह बन रही है उसकी ट्रांसमिशन लाइन वगैरह ठीक होनी चाहिए, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, ये ट्रांसमिशन के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन, फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हमने कहा 1.34 लाख करोड़ के साथ में 4 ज्वाइंट वेंचर बने। वो कौन कौन से? देखो, सबसे पहले कोल इंडिया और आरवीयूएनएल के लिए एक तो काली सिंध के अंदर वो 800 मेगावाट वाला लगा रहे हैं, एक 2000 से 2500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में लगा रहे हैं। एक हमने कहा कि जो ग्रीन इंडिया, सॉरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और आरवीएनएल है उसके साथ में 25,000 मेगावाट का, और एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के द्वारा यहाँ पर लगाया जा रहा है। वीर दुर्गादास राठौड़ जयंती समारोह बनाया गया 386वीं। आप जानते हो वीर दुर्गादास राठौड़ की बहुत कहानियां सुनी है, इनके दयालुता की, इनकी बहादुरी की, इनकी एक तरीके से सेवा भावना की, है ना। वो आपने खूब कहानियां सुनी है। वीर दुर्गादास राठौड़ 386वीं जयंती सम्मान समारोह हुआ। ये समारोह हुआ कहां पर? जोधपुर में। और कुछ एक अवार्ड जो यहाँ पर दिए गए, 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण अवार्ड है इनका वो ये है, वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मांड गायिका है गौरी राव, उनको ये दिया गया। ये आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में खूब डिटेल में पढ़ते हैं। मांड गायिका कौन? गौरी राव, उनको ये अवार्ड दिया गया। कौन सा? वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक है आपके स्वर्गीय प्रमोदपुरी स्मृति पुरस्कार, ये पर्यावरणीय कार्य के लिए श्रीमन लाल मीणा जी को दिया गया। और एक आपके स्वर्गीय मोहनलाल गिहानी स्मृति अवार्ड पेरा तेराक है पिंटू गहलोत, उनको दिया गया। क्या है? पेरा तेराक पिंटू गहलोत। देखो ये वाले दोनों अवार्ड इतने अधिक काम के नहीं है, लेकिन ये वाला अवार्ड याद रख लेना कि वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो गौरी राव जी को, जो कि मांड गायिका है। ठीक है, इन दोनों का फील्ड जरूर याद रख लेना कि पिंटू गहलोत कौन है, तो पेरा तेराकी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट हुई, नाम से पता लग रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए किस प्रकार का क्या कैसे बिजनेस को प्रमोट कैसे किया जाए उसके लिए। आरवीयूएनएल जो है और गेल इंडिया के बीच में एक एमओयू यहाँ पर हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बिजली का समझौता गेल इंडिया के साथ 4200 करोड़ का एक एमओयू है। धौलपुर और रामगढ़ प्लांट को मिलेगी सस्ती गैस। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रमोशन सम्मेलन 2024 किसके बीच में? आरवीयूएनएल और गेल के बीच में। अच्छा, ये बार बार आ रहा है आरवीएनएल है क्या? तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, तो उनके बीच में और गेल इंडिया के बीच में 4200 करोड़ का यहाँ पर समझौता हुआ है। स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स, राजस्थान में कैंसर के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, खासतौर पर बीकानेर के अंदर इसका अच्छा इलाज होता है। अपने पंजाब से गंगानगर होते हुए एक ट्रेन आती है, उसको कैंसर ट्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर बीकानेर आते हैं और वहां पर अच्छा इलाज कैंसर का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गाजर की कैंसर के निदान के लिए अच्छे और उपाय कौन से हो सकते हैं, इसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, वो बनाए गए। उसको 3 नई कैटेगरी को जोड़ दिया और 9वां संस्करण था। टोटल 5 इसके पैरामीटर हैं कि आपके जो भी यूनिवर्सिटी है वहां पर प्रशासन कैसा है, वहां पर टीचिंग कैसी है, तो इस तरीके से 5 पैरामीटर हैं। वो 5 पैरामीटर में अपने डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो समझिए ध्यान रखना है। एनआईआरएफ रैंकिंग किसके द्वारा निकाली गई है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, और हर साल निकाली जाती है। 9वां संस्करण है इसका।
और किसी क्या रैंकिंग मिली है, एक तो राजस्थान वाली याद रखने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, जिसको 29 रैंकिंग मिली, किसमें, फार्मेसी के अंदर। इसके अलावा राजस्थान का कोई नहीं है कि पास पास ही नहीं है, होता तो फिर अपन उसके अंदर पढ़ते ही। तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है, सारी याद रखने क्या, कुछ एक तो कर लो। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो, ओवरऑल सारी कैटेगरी में मिला दो, ओवरऑल सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही है, तो वो रही है आईआईटी मद्रास की। इसके रही है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी के अंदर पहली रैंकिंग पर जो यहाँ पर रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी में कौन रहा है, इग्नू। सबसे ज्यादा आप जो किताबें वगैरह पढ़ते हो वो इग्नू की पढ़ते हो, तो ओपन यूनिवर्सिटी में कौन रहा है, इग्नू। ये दो बातें तो आपको याद रहे कि ओवरऑल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है, तो आपके जो है आईआईटी मद्रास। और ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर पहली रैंकिंग जो कि नहीं जुड़ी इस बार, उसमें कौन रहा है, इग्नू रहा है। और आपके फार्मेसी के अंदर 29 रैंक किसकी रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। ये दो बातें आपको पक्का याद होनी चाहिए। उसके बाद राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का, और नवाचार के अंदर आईआईटी बॉम्बे। नई इनोवेशन करने के अंदर आईआईटी बॉम्बे है, ओवरऑल के अंदर आपके आईआईटी मद्रास है। और आपके ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कौन है, तो वो इग्नू है। और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय जिसको नया इस बार दिया गया वो है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई। दुनिया भर की कैटेगरी है, ज्यादातर मैगजीन के अंदर वो पूरी की पूरी सारी की सारी कैटेगरीज लिखी रहती है, लेकिन सारी की सारी याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 4 ही लिख के दिया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही 4 है। NIRF रैंकिंग, तो 9th एडिशन ऑफ इंडिया रैंकिंग आउट, आईआईटी मद्रास टॉप ओवरऑल रैंक, ठीक है। देखो कौन कौन सी रैंकिंग है, कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज हैं, देखो तो यहाँ पर दे रखी है। एक तो है ओवरऑल कैटेगरी, एक है यूनिवर्सिटी की कैटेगरी, एक है कॉलेज की, एक है इंजीनियरिंग की, एक है मैनेजमेंट की, एक है मेडिकल की, एक है फार्मेसी की, एक है लॉ, एक आर्किटेक्चर, एक है डेंटल, एक है इनोवेशन, एक है एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक न्यू कैटेगरीज लाइक ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड स्किल यूनिवर्सिटीज। बताओ इतनी सारी कैटेगरी को याद रहती है क्या, निर्विरोध चुनेंगे। जैसे अभी अपने थोड़ी देर पहले रवनीत सिंह बिट्टू की बात की, ऐसे ही 12 सीटें जो थी, जो कि वैकेंट पड़ी थी राज्यसभा की, तो वहां पर सांसद निर्विरोध चुन लिए गए। निर्विरोध क्यों, देखो राज्यसभा के अंदर ना पहले से तय होता है ऑलमोस्ट कि कौन जीतेगा, क्यों, क्योंकि वोट कौन करते हैं, एमएलए करता है। सब पार्टियों को पता है। जैसे मान लो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में बीजेपी के पास कितने, लगभग 120 के आसपास एमएलए है, और कांग्रेस के पास कितने 70, मतलब 75 80 लगा लो, 80 एमएलए है। अब चुनाव हो जाए तो कांग्रेस वालों को पता ही है कि हम हार नहीं है, क्योंकि एमएलए ज्यादा किसके पास है, बीजेपी के पास है, एक सीट है तो ये जीतेंगे। तो इसलिए फिर क्यों फॉर्म भर के सब मतलब ही नहीं है, क्यों बेइज्जती करवाएं। तो इसलिए जो है यहाँ पर फॉर्म ही नहीं भरे जाते, तो ये निर्विरोध ही चुन लिए गए। इसमें से एनडीए के द्वारा 11 सीटें जीती गई और कांग्रेस के द्वारा 1 सीट जीती गई। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी बड़े चर्चित रहे, एक वकील है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील है, बहुत बड़े बड़े केस लड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल वाला जो केस है वो अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे हैं, है ना। अभिषेक मनु सिंघवी को आपके अरविंद केजरीवाल ने भी कोशिश की थी भेजने की। इससे पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से भेजने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय में हार गए थे। इस बार जो उनको भेज दिया गया कांग्रेस से, कौन गया है, आपके अभिषेक मनु सिंघवी। और एनडीए कितनी सीटें जीती, 11, और एनडीए का बहुमत जो यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब कौन से राज्य से कितनी, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैंने लिख के जरूर दे दी होगी, पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अपने राजस्थान से एक है, आउटडेटेड हो जाएगा थोड़े दिनों में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 सांसद गए हैं ना, सारे सांसदों के नाम को याद रखने, ऐसे तो बहुत सारे सांसद है, किस किसके याद रखोगे, ठीक है। तो ये बात है अभिषेक मनु सिंघवी का। विश्व के महानतम स्थलों की एक सूची बनी है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा एक सूची निकाली गई है। इसमें 100 स्थान लिए गए हैं, भारत के 3 स्थान लिए गए। कौन कौन से, एक तो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, एक मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद, और एक नार रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो 3 स्थान है जिसको महानतम जो स्थल है उसके अंदर घोषित किया गया है। किसके द्वारा निकाली गई है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा। कौन कौन से, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई है, एक आपके मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद है, एक नार रेस्टोरेंट है। देखो दो तो अपने अपने काम के सही हो गए, एक तो कौन सा हो गया, चॉकलेट वाला, है ना, और एक आप लोग हिमाचल प्रदेश वगैरह घूमने जाओ तो नार रेस्टोरेंट, ठीक है। तो उसको कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नार नारी जो है वो चॉकलेट वगैरह है, और उसका कोई जो सॉल्यूशन उसका नहीं है। तो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, और एक ऐसे भेजते रहते स्टूडेंट, मुझे भेजते रहते सर ऐसे ऐसे बता देना, मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद और नार रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश। ये क्या विश्व के महानतम स्थल है। तो नारी जो है वैसे भी विश्व में महानतम ही है, ठीक है। और चॉकलेट जो अपन देखते हैं कि नारी को सामान्यतः पसंद होती है, और उसका कोई सॉल्यूशन जो वो है, ठीक है। तो म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, मनम चॉकलेट फैक्ट्री और नार रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश। मंकी पॉक्स के लिए पहली एक स्वदेशी किट की जांच के लिए, मंकी पॉक्स एक नया रोग आ रहा है, वायरल डिजीज है, जो कि आपके बेंगलोर एयरपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले पूरी तरीके से क्वारंटीन कर दिया गया। बेंगलोर एयरपोर्ट पर कोई जाता है उसकी अलग से प्रॉपर जांच, जैसे कोविड में नहीं चल रहा था वैसे जांच हो रही थी, क्योंकि वहां पर मंकी पॉक्स के कुछ केस देखे गए। तो एक पहली स्वदेशी किट बनाई गई है सीमेंस हेल्विनियर्स कंपनी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्वदेशी किट किसके द्वारा बनाई गई है, सीमेंस हेल्विनियर्स कंपनी के द्वारा बनाई गई है। कौन से रोग की जांच के लिए, तो मंकी पॉक्स रोग की जांच। डायरेक्ट संक्रमित जानवर इंसान के साथ निकट संपर्क रखने से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, इन सब चीजों से फैल सकता है मंकी पॉक्स, बड़ा खतरनाक है। लद्दाख में 5 नए जिले घोषित कर दिए गए। टोटल वहां पर 2 जिले पहले से थे, एक कारगिल था, एक आपके ले था, ले और कारगिल। अब 5 नए कर दिए गए। टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। एक आपके जास्कर है, नुब्रा है, द्रास है। जिसने भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी हुई है उसके कोई जोर नहीं आएगा, क्योंकि सारी नदियां हैं, पहाड़ी चोटियां हैं। नुब्रा घाटी का नाम सुना होगा, द्रास और जास्कर का नाम सुना होगा। 2 और है एक आपके शाम और चांगथांग है। ये जो चांगथांग है यहाँ पर लगातार विवाद भी होते रहते हैं, ठीक है। तो द्रास, नुब्रा, जास्कर और चांगथांग, वैसे जिलों के नाम पूछेंगे, इसकी संभावना कम है। लद्दाख में 5 नए जिले बने, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। 2 पहले से थे, ले और कारगिल, और 5 ही बने। उड़ीसा के अंदर एक राइस एटीएम, भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया गया। मतलब कुछ नहीं होगा, वैसे ऐसे ही होगा, कुछ पैसे वैसे डाल दीजिए, और एक प्लास्टिक बोतल एटीएम शुरू किया गया कि भाई आपको प्लास्टिक बोतल उसके अंदर जमा करवानी है, आपको बदले में 2 रुपए कैश मिलेंगे, उस तरीके से। वैसे कुछ पैसे दे दिए, उससे उधर से जो चावल निकल के आएंगे। तो भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया गया। इसके अलावा एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वो पूरी जिले के अंदर H5N1 जो रोग होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा, वो यहाँ पर देखा गया। तमिलनाडु के जो 5 बार के मुख्यमंत्री थे आपके करुणानिधि जी, उनकी शताब्दी पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। मुझे अभी कमेंट सेक्शन में मनी मन सोच के बताओगे। किसके अलावा अभी डाक टिकट थोड़ी देर पहले अपने राजस्थान के अंदर पड़ी, वो किसके ऊपर जारी की गई, वो कौन से फील्ड से थे, बताओगे। तो भैया नलमुत्तु, जो कि कौन से फील्ड से थे, वन्य जीव फिल्म निर्माता, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो फिल्म होती है वो बनाने वाले थे। तो यहाँ पे एक स्मारक सिक्का जारी किया गया, जिनके ऊपर करुणानिधि को। महाराष्ट्र सरकार ने एक तो लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए। भारत की लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी पिछले वर्ष, जो कि फिर आपके आरपीसी में पूछी भी गई। तो महाराष्ट्र एक राज्य जो कि लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए, और एक वेनगंगा और नलगंगा नदी है, वहां पर उसको जोड़ने का काम चल रहा है। आपको कि वेनगंगा, पेनगंगा, ये तो हम पढ़ते हैं, जो कि फिर आगे दामोदर आपके गोदावरी की साइड नदियां हैं, लेकिन वो नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेनगंगा और नलगंगा नदी की, उनको आपस में जोड़ने की बात चल रही है। कहां पर, महाराष्ट्र में। तो वेनगंगा नलगंगा नदी को जोड़ने की
बात कहाँ चल रही है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के द्वारा क्या लाई गई है? लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है। लद्दाख में कितने जिले? 7 जिले हो गए। उड़ीसा के अंदर एटीएम, पहला राइस एटीएम बनाया गया और पूरी जिले के अंदर H5N1 का प्रकोप वाली बात देखी, और ये सब बातें देखी। ठीक है, तो ये अपन ने भारत में महिलाओं और पुरुष 2023 नाम से एक जो रिपोर्ट जारी की गई सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कि स्टैटिक्स दिए जाते हैं। अब इसकी जो रिपोर्ट की जो फैक्ट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रख लेना कि महिलाएं और पुरुष 2023 इसको लेकर स्टैटिक्स, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर सेंसस तो आई नहीं, सेंसस 2011 के बाद आई नहीं। अब समय समय पर ऐसे एक अनुमानित जो डेटा है वो जारी किए जाते हैं। अब ऐसी कोई संस्था अनुमान लगाए, इससे अच्छा है कि भारत की जो मंत्रालय अलग से बनाई हुई इस काम के लिए, तो कौन सा मंत्रालय? आपके स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो मंत्रालय वो है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, वो ये निकालता है। क्या कहा उन्होंने कहा कि भारत के अंदर 2036 तक जो लिंगानुपात है वो 952 हो जाएगा। ये डेटा को इतना इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो लिंगानुपात है वो अभी 933 से बढ़कर जो कितना हो जाएगा? 952 हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, LFPR बोल देते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, यानी कि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी, कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी, जो काम करने वाले लोग हैं उसमें महिलाएं कितनी है। तो LFPR वो कह रहे हैं कि जो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो वो बढ़ेगा, लेकिन महिला फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो वो ज्यादा बढ़ेगा, 37 हो जाएगा। बाकी सारे अनुमानित डेटा होते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कोई 25वां अंक था इसका, और ये किसके द्वारा निकाला गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 संसदीय समितियों, पार्लियामेंट्री कमेटीज का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है लोक लेखा समिति। जो आपका पेपर हुआ था पॉलिटी वाला, उसमें भी मैंने पूछा था कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे? KC वेणुगोपाल, कांग्रेस के नेता। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान से पहले राज्यसभा सांसद थे, अब इस बार वो केरल से लोकसभा सांसद के रूप में चुन लिए गए, KC वेणुगोपाल। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, वो सारी बातें आपको पता ही है, ये इधर वाली बातें सारी आपको पता है। एक है एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी के अंदर जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया? डॉक्टर संजय जायसवाल को। एक आपके पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, वो है वैजयंत पांड्या, उड़ीसा से नेता आते हैं वो है। और ओबीसी के वेलफेयर के लिए भी एक समिति बनती है, उसके अंदर कौन है? गणेश सिंह। और SC/ST के लिए बनी है, उसके अंदर कौन है? फग्गन सिंह कुलस्ते। तो ये 5 नाम, तो इनमें से एक तो हर हालत में याद रखना है। इवन मैं कहूं ये 3 तो आपको हर हालत में याद रखना है। एक तो कौन सा? लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल, एस्टिमेट कमेटी डॉक्टर संजय जायसवाल, लोक उपक्रम समिति वैजयंत पांडा, और ओबीसी के लिए गणेश सिंह, और SC/ST के लिए डॉक्टर फग्गन सिंह। याद रखेगा, डॉक्टर फग्गन सिंह SC/ST के लिए, ओबीसी के लिए गणेश सिंह। पब्लिक